नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों पहले अपडेट की बात करते हैं तो मजगांव डॉक लिमिटेड को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि एमडीएल ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है उन 5 शॉर्टलिस्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो कि भारत के 43,000 करोड़ रुपए के तहत बनने वाली 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन बनाने के लिए चुने जाएंगे, जिसमें कि इनको अपनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी जमा करानी होगी। साथ ही इस कॉन्ट्रैक्ट में बिड लगाने के लिए आरएफआई के तहत वर्तमान में संचालित एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन सिस्टम का होना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि P75I प्रोजेक्ट के तहत डीआरडीओ की एआईपी सिस्टम को अभी बाहर कर दिया गया है, लेकिन इन 5 शॉर्टलिस्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स में से जर्मनी की मरीन सिस्टम और देवू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियर्स ने अप्रूवन फ्यूल बेस्ड एआईपी सिस्टम प्रणाली की पेशकश की है। यानी कि इन 5 शॉर्टलिस्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स में से केवल 2 कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें आने वाले समय में भारत अपने 43,000 करोड़ के 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए चुन सकता है, और इसमें से भी अभी फाइनल किया जाना बाकी है। आपको बता दें कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इन पनडुब्बियों को भारत के साथ विदेशी ओईएम के माध्यम से बनाया जाएगा। अगली अपडेट भारत डायनामिक लिमिटेड को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि बीडीएल के चेयरमैन ने कहा है कि इस साल के अंत तक उन्हें अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल्स के और ऑर्डर मिल सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई 2020 में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने 248 अस्त्रा MK1 एयर टू एयर मिसाइल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे, जिसकी अनुमानित लागत 2700 करोड़ रुपए है। यही नहीं, इसके साथ ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अस्त्रा MK1, अस्त्रा MK2 और अस्त्रा MK3 मिसाइल का अगले 5 से 6 सालों में करीबन 1500 यूनिट का ऑर्डर मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि एमडीएल से ही आ रही है। आपको बता दें कि मजगांव डॉक लिमिटेड ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है ग्लोबल फर्म्स के लिए, जिसमें कि वे भारत के साथ मिलकर लॉन्ग टर्म साझेदारी यानी कि लंबी अवधि की साझेदारी के साथ कई एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स, वॉरशिप्स, माउंटेड गन्स, टॉर्पीडो, रॉकेट प्रपल्सन सिस्टम, मेन बैटल टैंक्स और नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के अलावा कई टेक्नोलॉजिकल एडवांस प्लेटफॉर्म भारत के साथ मिलकर बना सकते हैं। अगली अपडेट सीडीएस जनरल विपिन रावत को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान द्वारा जम्मू वायुसेना स्टेशन पर देश के पहले ड्रोन हमले के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने जम्मू का दौरा किया है। साथ ही जनरल रावत एलओसी का दौरा भी करेंगे और इस स्थिति का जायजा भी लेंगे। वहीं उच्च अधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी होने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बैठक में पाकिस्तान के द्वारा किए गए ड्रोन हमले को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला किया जा सकता है। वहीं सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जी ने आज राजस्थान के पोखरण का दौरा किया और आर्टिलरी कोर की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बोफोर्स और स्वदेशी धनुष सहित तोपों की फायरिंग ड्रिल भी देखी। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही सीडीएस विपिन रावत ने कहा था कि भारत को अब भविष्य में युद्ध के लिए खुद को तैयार रखना होगा। एंटी ड्रोन तकनीक हासिल करने की आवश्यकता पर बताते हुए उन्होंने कहा था कि ड्रोन, स्वाम और ऐसी अन्य चीजें युद्ध की प्रकृति और चरित्र को बदल देते हैं और इसीलिए भारतीय सेना इससे काफी चिंतित है, जिसकी वजह से अब सेना ने एंटी ड्रोन तकनीक लेने की कवायद भी तेज कर दी है और डीआरडीओ को इस क्षेत्र में काफी सफलता भी मिल चुकी है। यही नहीं, विपिन रावत जी ने कहा था कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन और स्वाम भविष्य में बड़ी संख्या में देखे जाएंगे और इस समस्या से निपटने की हम तैयारी भी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को लेकर आ रही है। देश में नए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने के लिए जारी प्रक्रिया के बीच रक्षा मंत्रालय इसके लिए पहले सरकार से मंजूरी लेगा। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने का नेतृत्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के तहत आने वाला सैन्य विभाग यानी कि डीएमए कर रहा है। मौजूदा प्लान के मुताबिक डीएमए की योजना एयर डिफेंस कमांड के साथ 4 थिएटर कमांड स्थापित करने की है। सूत्रों ने बताया कि इन कमांड्स को बनाने की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी और एक बार ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीनों सेनाओं के संबंधित अधिकारियों को आगे की बातचीत और थिएटर कमांड का ढांचा बनाने के लिए कहा जाएगा। ये थिएटर कमांड देश की तीनों सेवाओं की अलग अलग जगह पर पहले से मौजूद 17 कमांड के अतिरिक्त होंगी। थल सेना के पास 3 थिएटर कमांड, जबकि नौसेना के पास 1 कमांड की जिम्मेदारी होगी। वहीं वायुसेना को एयर डिफेंस कमांड की जिम्मेदारी दी जाएगी। इन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का लक्ष्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना है और युद्ध जैसी स्थितियों में संसाधनों का कुशलता से इस्तेमाल भी करना है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि थिएटर कमांड के लिए ढांचा बनाने में अभी कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही और नई संरचनाओं को बनाने के लिए सरकार की मंजूरी पाने की कोशिश की जाएगी। तीनों सेनाओं के सीनियर अधिकारियों को इसका चार्ज दिया जाएगा और वे इस पद पर रिटायर होने तक बने रहेंगे। अगली अपडेट भारत और चीन को लेकर आ रही है। दुशांबे में संघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान भारत के सख्त रुख अपनाने का असर होता दिख रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो उन मामलों का आपस में समाधान खोजने के लिए तैयार है
जिन्हें की वार्ता के जरिए तुरंत सुलझाए जाने की आवश्यकता है। इससे पहले भारत ने चीन को संदेश दिया था कि पूर्वी लद्दाख में मौजूदा स्थिति के लंबे समय तक बने रहने के कारण द्विपक्षीय संबंध स्पष्ट रूप से प्रभावित हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुशांबे में 1 घंटे तक चली बैठक के दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग यी से कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में कोई भी एक तरफा बदलाव भारत को स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में शांति की पूर्ण बहाली के बाद ही संबंध अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं। तजाकिस्तान की राजधानी में यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब पूर्वी लद्दाख में टकराव के कुछ फ्रिक्शन पॉइंट पर दोनों सेनाएं अभी भी आमने सामने खड़ी हुई हैं। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत चीन संबंधों पर चीन के रणनीतिक रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चीन भारत संबंध एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए विकास का अवसर होना चाहिए। दोनों देश साझेदार हैं, वे प्रतिद्वंदी और दुश्मन नहीं है। हालांकि दोस्तों, चीन का भरोसा नहीं कर सकते हैं। बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें चाइना करता है, लेकिन चीन एक धोखेबाज देश है। इतिहास गवाह है इस बात का। भले उनके विदेश मंत्री कितनी भी प्यारी प्यारी बातें कर ले, लेकिन समाधान एलएसी का तभी हो सकता है जब यथास्थिति पहले की तरह बहाल की जाए, क्योंकि चीन ने अतिक्रमण करने की कोशिश की है, ना कि भारत ने। दूसरी अपडेट भी दोस्तों चाइना को लेकर आ रही है। जैसे कि मैंने बताया कि चाइना एक धोखेबाज देश है, तो उसने बिल्कुल वही सब हरकतें की है। जहां एक तरफ एससीओ की मीटिंग चल रही है, उनका विदेश मंत्री बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना नाकुला से कुछ किलोमीटर दूर कंक्रीट के कैंप बना रहा है। और हाल ही में मैं डिफेंस अपडेट में भी आपको बताया था कि पूर्वी लद्दाख में उसने कंक्रीट के वॉच टावर भी बनाए हैं, जिसमें कि उसने अपने सीसीटीवी कैमरों को लगाया है। यानी कि स्थिति पूरी तरह से गंभीर है। और किस तरीके से चाइना अब अरुणाचल के रास्ते भारत को घेरने के चक्कर में है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन एलएसी के पास परमानेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर बना रहा है। माना जा रहा है कि इससे चीनी सेना को बहुत ही कम समय में विवादित क्षेत्र में घुसने में मदद मिलेगी। ऐसा ही एक कैंप नॉर्थ सिक्किम इलाके में नाकुला के सामने चीनी क्षेत्र में कुछ किलोमीटर अंदर बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह कैंप उस क्षेत्र से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है जहां पिछले साल और इस साल के जनवरी में भारत और चीन के बीच टकराव शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि इस तरीके की इमारतों का निर्माण पूर्वी लद्दाख के क्षेत्रों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी देखा गया है। इससे चीनी सेना को फ्रंट एरिया में सर्दियों में होने वाली परेशानी से निपटने में भी मदद मिलेगी। पूर्वी लद्दाख में सर्दियों में फ्रंट इलाकों में तैनाती के दौरान चीनी सेना को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, जिसके चलते 90% उसकी मैन पावर को वहां से हटने पर मजबूर होना पड़ा था। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता है नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।